ज्वाइन कर रहे हैं वो देखते हैं। अपन आज से स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 35। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? 34 तक कंप्लीट कर लिया था और आई होप आपने सारी रिकॉर्डिंग्स देख ली होंगी। ठीक है, आज जो हम क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड नंबर का डॉक्ट्राइन है। कौन से नंबर का डॉक्ट्राइन है? थर्ड नंबर का डॉक्ट्राइन है किसका? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। अपने बेयर एक्ट में या किसी भी लिख लीजिएगा। पहला हमने अक्यूमुलेशन पढ़ा था, डॉक्ट्राइन ऑफ अक्यूमुलेशन। सेकेंड नंबर का जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सिलरेशन। ठीक है, और थर्ड नंबर का जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, मेंस में आता है। ठीक है, मेंस प्रोस्पेक्टिव से भी प्री प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये 17 में पढ़ा था, ये 27 में पढ़ा था। और डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन आपको पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए कि भाई सेक्शन 35 बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। क्या बात कर रहा है? देखिए कि ए एक ऐसा इंसान है जिसके पास में कोई प्रॉपर्टी है, लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ए एक ऐसा इंसान है, चलो प्रॉपर्टी है या नहीं है वो मत मानिए, बस ए क्या कर रहा है, एक प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है जिस पे इसका कोई ऐसा राइट नहीं है। सोल्ड आउट ऐसे, ही डज नॉट हैव एनी राइट। अब वो क्या कर रहा है, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है किसी इंसान को, मान लीजिए बी। ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में किसकी है? सी की प्रॉपर्टी है। अब इसको ए क्या कर रहा है, बी को ट्रांसफर करते टाइम क्या कर रहा है, बोल रहा है कि भाई मैं तुझे ट्रांसफर करूंगा, और सी को बोल रहा है, सी को ये बोल रहा है कि तुझे ना ये 50 लाख रुपए मिलेंगे। इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए तुम्हें क्या मिलेंगे? 50 लाख रुपए मिलेंगे। तो आपने दो तीन चीजें समझी। सबसे पहले क्या समझी कि एक पर्सन जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है वो कोई राइट उस प्रॉपर्टी पे प्रोफेस नहीं करता है। याद रहेगा, एक बार हैंड रेज करो। समझ रहे हो क्या कर रहा है? और साथ में वो क्या कर रहा है, उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से सेम ट्रांजेक्शन में ही जिस पर्सन की वो प्रॉपर्टी है उसको क्या दे रहा है? उसको बेनिफिट दे रहा है। क्या दे रहा है? बेनिफिट दे रहा है। अब जो ये तीसरा पर्सन है, ये तीसरा पर्सन है जो सी है, तीसरा पर्सन क्या, जिसकी एक्चुअल में प्रॉपर्टी है, इसको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट करना पड़ेगा। इलेक्ट करना पड़ेगा कि ये क्या ये प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को कंफर्म कर रहा है। देखो, यदि कंफर्म करेगा तो इसको क्या मिलेंगे? 50 लाख रुपए। और यदि ये रिजेक्ट करेगा तो ये प्रॉपर्टी इसकी ही रहेगी। समझ रहे हो? अब ऐसे दो सर्कमस्टांसेस नहीं हो सकते कि ये बोल दे कि मैं प्रॉपर्टी नहीं दूंगा और तुम मुझे 50 लाख रुपए दो। एग्जाम्पल समझ में आया? एक बार हैंड रेज करो। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं राइट टू इलेक्शन। मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। आपको ये जो पर्सन है, ये जो सी है जिसकी प्रॉपर्टी है, ये दोनों अधिकार नहीं रख सकता। ये नहीं कह सकता कि तुम मुझे 50 लाख भी दो और तुम्हें ना मुझे प्रॉपर्टी भी दे दो। इस तरीके से नहीं भाई कि तुम मुझे बेनिफिट भी दो और साथ में तुम क्या करो, मुझे ये दे दो, 50 लाख भी मतलब प्रॉपर्टी भी दे दो। पढ़ते हैं, स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट है, आराम से धीरे धीरे इसको अपन पढ़ते हैं। देख इलेक्शन where a person professes to transfer property which he has no right to transfer। तो पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई। And as a part of the same transaction confers any benefit on the owner of the property। कि दूसरी लाइन आपको समझ में आ गई कि एक पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है जिस पर उसका ट्रांसफर का कोई अधिकार नहीं है, और सेम ट्रांजेक्शन में क्या करता है, यहाँ पे वर्ड है सेम ट्रांजेक्शन। तो चलो दूसरा अपन मान लेते हैं सेम ट्रांजेक्शन। सेम ट्रांजेक्शन में कन्फर करता है बेनिफिट ऑन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। सच ओनर मस्ट इलेक्ट ईदर टू कन्फर्म। ओनर क्या करेगा, जो सी है, ईदर टू कन्फर्म सच ट्रांसफर और डिसेंट देयर फ्रॉम, या डिसेंट करेगा। एंड इन द लेटर केस, की जो डिसेंट वाले केस में है, ही हैज टू रिलिंक्विश ऑल द बेनिफिट सो कन्फर्ड, कि यदि वो मना कर रहा है तो उसको ये जो 50 लाख रुपए हैं वो नहीं मिलेंगे। एंड द बेनिफिट सो रिलिंक्विश्ड शैल रिवर्ट टू द ट्रांसफर, कि कुछ भी बेनिफिट है वो सारे के सारे जो ए है उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। और हिज रिप्रेजेंटेटिव एज इफ ही हैड नॉट बीन डिस्पोज्ड ऑफ। कैसे ट्रांसफर हो जाएंगे? जैसे कि वो प्रॉपर्टी कभी डिस्पोज ऑफ ही नहीं हुई है। एक बार हैंड रेज करो। समझ में आया फर्स्ट पैराग्राफ?
टीपीए के सेंटेंस पढ़ना बहुत मुश्किल है, मैं सही बता रही हूँ। लेकिन अब हमने क्या पढ़ा, अब एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं कि वेयर अ पर्सन प्रोफेसेस टू ट्रांसफर a property on which he has no right to transfer, and in the same transaction याद रहना चाहिए आपको, in the same transaction confers benefit to the owner of the property. The owner has to elect or dissent from the has to या तो confirm the transfer or dissent. And in the case of dissent, he has to relinquish all the benefits so conferred. He has to relinquish all the benefits so conferred. तो ये होता है doctrine of election. आई होप आपको इसको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसमें दो तीन चीजें अपन ने पढ़ी। देखो, इनडायरेक्ट, हाँ ठीक है। चलो, अभी तक तो हमने तीन चार चीजें पढ़ी है जो आपने देख ली। अब देखो, सब्जेक्ट नेवरदीलेस। अब ये बात आई, इस बी की क्या गलती? ये जो बी है इसकी क्या गलती? इसने तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, इसने बेनिफिट लेने से मना कर दिया। अब सब्जेक्ट नेवरदीलेस का मतलब है, आप सब्जेक्ट नेवरदीलेस के ब्रैकेट में लिखो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को क्या मिलेगा। सब्जेक्ट नेवरदीलेस का मतलब है डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को क्या मिलेगा। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना बेयर। अब इसमें दो कंडीशन है, इसमें क्या है, दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन जब क्या है, ट्रांसफर क्या है, फ्री में है, मतलब ग्रेटिटुअस। स्पेलिंग देख लेना, देख लेना जो भी है। ठीक है, जब ट्रांसफर क्या है, ग्रेटिटुअस है, तो इसके अंदर क्या है, और जो ट्रांसफरर है ए, ठीक है, ट्रांसफरर जो ए है, सी मतलब जो ओनर है, उसके इलेक्शन से पहले ही क्या हो जाता है, मर जाता है। वापस बोलती हूँ, नहीं समझ में आएगा कि व्हेन द ट्रांसफर इज ग्रेटिटुअस, और जो ट्रांसफरर है, ठीक है, सी को मौका ही नहीं मिला इलेक्शन का, मतलब सी को जो जिसकी प्रॉपर्टी है, ओनर को इलेक्शन का मौका ही नहीं मिला, इससे पहले ये मर गया। क्या हो गया, मर गया। तो पहली लाइन देखते हैं, subject nevertheless where the transfer is gratuitous and the transferor has before the election died or otherwise become incapable of making a fresh transfer। समझ में आया? फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया? मैंने क्या कहा कि जो ट्रांसफरर है ओनर के इलेक्शन के अधिकार से पहले ही क्या हो जाता है, मर जाता है, या अदरवाइज इनकेपेबल हो जाता है। एक बार सब हैंड रेज करो, ये एक एक सेंटेंस सेक्शन 35 का इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एग्जाम्पल मतलब फर्स्ट कंडीशन समझ में आई कि भाई अब उसने डिसेंट कर दिया, उस पर्सन ने डिसेंट कर दिया, तो अब क्या होगा, अब जो जो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी है उसको क्या मिलेगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है। सेकंड मतलब फर्स्ट सर्कमस्टांसेस, ये सेकंड सर्कमस्टांसेस कि व्हेन द ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन। पहले तो फ्री में था, फ्री के साथ में एक कंडीशन और जुड़ी थी कि ट्रांसफरर मर गया इलेक्शन से पहले, और व्हेन द ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन। सेकंड सर्कमस्टांसेस में कि when the trans in all cases where the transfer is for consideration। ठीक है, तो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को हमको क्या देना पड़ेगा, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को हमको बेनिफिट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, जो प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर करने का अटेम्प्ट किया है उसकी आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। समझ में आया? कंडीशन समझ में आई? वापस बोलूंगी कि दो सर्कमस्टांसेस में उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। कैसे पैसे देने पड़ेंगे? एक सर्कमस्टांसेस ट्रांसफरर मर गया है इलेक्शन से पहले। सेकेंड सर्कम इन ऑल केसेस वेयर द ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, फॉर कंसिडरेशन,
कि भाई ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी तो पैसे में ट्रांसफर करी थी, तो डिसअपॉइंटेड जो ट्रांसफरी है, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी है, उसको आपको वैल्यू जो आपने अटेम्प्ट करी है ना प्रॉपर्टी बेचने की वैल्यू, उसको आपको पे करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। द फार्म ऑफ सुल्तानपुर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सी। जो फार्म ऑफ सुल्तानपुर है किसकी प्रॉपर्टी है? सी की प्रॉपर्टी है। और 800 रुपए की प्रॉपर्टी है। किसकी, कितने रुपए की प्रॉपर्टी है? 800 रुपए की प्रॉपर्टी है। ए बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट, मतलब कौन सा ट्रांसफर है ये? गौरांश, कंसिडरेशन के लिए है कि ग्रेटिटुअस ट्रांसफर है? मैम ग्रेटिट्यूड के लिए। क्रेडिटर्स ट्रांसफर है तो फर्स्ट वाली कंडीशन समझ में आई कि पहला वाला मतलब आपसे एग्जाम में ऐसे आएगा, तो ये फर्स्ट वाला सर्कमस्टांसेस है कि व्हेन द, क्या बोला कि एक सुल्तानपुर में प्रॉपर्टी है सी की जो 800 रुपए की है, ए ने एक गिफ्ट के तौर पर बी को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए कहा है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है। गिविंग द बाय द सेम इंस्ट्रूमेंट ऑफ ₹1000 टू सी, फिर क्या करा? और उसने सी को क्या करा है? बेनिफिट कन्फर किया है 1000 रुपए का। सी इलेक्ट्स टू रिटेन द फार्म, ही फॉरफिट्स द गिफ्ट ऑफ ₹1000। तो यहाँ पे तो सरकमस्टांसेस कुछ ही नहीं है, यहाँ पे अभी हाल फिलहाल तो क्या है, वो जिंदा है और सी ने इलेक्शन कर लिया, सी ने इलेक्शन कर लिया कि वो प्रॉपर्टी क्या नहीं रखेगा, वो प्रॉपर्टी को ही रखेगा, पैसे नहीं, मतलब उसको नहीं चाहिए, ये जो 1000 रुपए है इसको नहीं चाहिए। लेकिन अब हम आते हैं सरकमस्टांसेस पे, सरकमस्टांसेस पे क्या बोला? सरकमस्टांसेस ये हैं कि इफ इन द सेम केस ए डाइज बिफोर द इलेक्शन, ए डाइज बिफोर द इलेक्शन, हिज रिप्रेजेंटेटिव मस्ट पे आउट ऑफ ₹1000 टू ए, मतलब आउट ऑफ द ₹1000 पे 800 टू बी। तो उसने कितना रुपए, मतलब कितने रुपए की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का अटेम्प्ट किया था? 800 रुपए की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का अटेम्प्ट किया था, किसको? जो जिसको गिफ्ट दे रहा था, शायद बी, बी को। समझ में आया ये एग्जाम्पल? एक बार हैंड रेज कर दो। समझ में आया? वापस मैं बोल रही हूँ, सबसे पहले क्या कहा था कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो हुई है गिफ्ट के तौर पे, ग्रेटिटुअस, तो ग्रेटिटुअस में एक कंडीशन फुलफिल होगी, तब डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को क्या मिलेगा? वो अमाउंट मिलेगा जो अमाउंट, जो अमाउंट प्रॉपर्टी का उसको ट्रांसफर करने का क्या किया गया था, अटेम्प्ट किया गया था। तो उसने, ए ने क्या बोला था कि भाई मैं तुझे जो सी की 800 रुपए की प्रॉपर्टी है, 800 रुपए की प्रॉपर्टी है, मैं तुझे क्या करूंगा? ट्रांसफर करूंगा एज अ गिफ्ट डीड। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कितने रुपए की है? 800 रुपए की। तो मैंने क्या कहा? वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, आप लाइन पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, अमाउंट और वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अटेम्प्टेड टू ट्रांसफर्ड टू हिम। तो ₹1000 तो ए का बेनिफिट था, ₹1000 तो सी का बेनिफिट था। यदि प्रॉपर्टी, यदि ये सी को, ए बी को मिल जाती तो ₹1000 किसको मिलते? सी को मिलते, ओनर को। अब इसने मना कर दिया, और तो मना कर दिया तो कुछ नहीं मिलेगा, यदि इसने मना कर दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इलेक्शन से पहले, यदि इलेक्शन से पहले ए मर जाता, मतलब ये ए मर जाता है, क्योंकि कंडीशन ये क्या है कि सी ने इलेक्ट किया, उससे पहले ए क्या हो जाता है? मर जाता है, या इनकेपेबल ऑफ ट्रांसफर, इनकेपेबल क्या हो जाता है? इनकेपेबल ऑफ ट्रांसफर, ऐसे कुछ अदरवाइज इनकेपेबल हो जाता है, तो बी को क्या मिलेगी? उस प्रॉपर्टी की वैल्यू मिलेगी जो अटेम्प्ट की गई है ट्रांसफर करने के लिए। एक बार हैंड रेज करो, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। तो यदि आप क्या करोगे, यदि आप इसके सर्कमस्टांसेस पढ़ोगे, सर्कमस्टांसेस पढ़ोगे, तो आपको मिलेगा ही, मतलब समझ में आ जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो इसकी सारी कंडीशन मैं आपको लिखवा दूंगी। अब आओ, अब आते हैं और अच्छी अच्छी चीजें। अभी तक हमने 4-5 कंडीशंस पढ़ी है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, रिलिंक्विश करना चाहिए। अब आते हैं और भी क्या चीजें, कि द रूल इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ सेक्शन अप्लाइज whether the transfer does or does not believe that which he professed to transfer to be his own। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ए ऐसे नहीं, ऐसे बोल सकता है, ए ऐसे बोल सकता है कि यार मुझे तो ऐसे लगा था ये प्रॉपर्टी मेरी है,
ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको बिलीफ है या नहीं बिलीफ है कि प्रॉपर्टी उसकी है या नहीं। ठीक है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये फर्स्ट कंडीशन है कि चाहे उसको भरोसा हो, चाहे उसको भरोसा नहीं हो कि प्रॉपर्टी उसकी है या नहीं है, कंडीशन में तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वेयर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय अ पर्सन ऑन ऑफ विच ही डज नॉट possess एनी राइट टू ट्रांसफर। कि लॉ को तो दिखना चाहिए कि उसका अधिकार नहीं है। वो ऐसे बोल सकता है चाहे कि मुझे तो ऐसा लगा था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है तो मैंने सी बी को ट्रांसफर करी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट कंडीशन में लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी ऐसी ट्रांसफर करी है जिसपे उसका कोई अधिकार नहीं है, चाहे तू मान या नहीं मान, लेकिन तेरा अधिकार नहीं है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। और आते हैं क्या लिखा हुआ है, डन। अब ये हो गया। अ पर्सन टेकिंग नो बेनिफिट डायरेक्टली अंडर अ ट्रांजेक्शन बट डिलीवरिंग अ बेनिफिट अंडर इट इनडायरेक्टली नीड नॉट टू इलेक्ट। इसका क्या मतलब है, समझो। ए है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है बी को। ए की प्रॉपर्टी नहीं है, किसकी प्रॉपर्टी, सी की प्रॉपर्टी है। तो ए क्या कर रहा है, ए बोल रहा है कि भाई प्रॉपर्टी मैं बी को ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं सी के वाइफ को, सी की वाइफ को और सी के बच्चों को, जो सी के बच्चों को 50 लाख रुपए दूंगा। तो ये जो सेक्शन बोल रहा है, ये जो सब सेक्शन बोल रहा है, वो बोल रहा है तो यहाँ पे सी को इलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सी को इलेक्शन की जरूरत नहीं है। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट उसको डायरेक्टली नहीं मिल रहा, बेनिफिट उसको डायरेक्टली नहीं मिल रहा, बेनिफिट उसको इनडायरेक्टली मिल रहा है। याद रहेगी सेकंड कंडीशन, मतलब फर्स्ट कंडीशन तो क्या कहा, फर्स्ट मैंने बोला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रांसफरर बोले, ट्रांसफरर क्या बोले कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है तो मैंने ट्रांसफर किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड कंडीशन कि अ पर्सन टेकिंग बेनिफिट नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली नीड नॉट टू इलेक्ट द सेम। एक बार हैंड रेज करो, लाइन पढ़ो, चलो हैंड रेज बाद में करना। A person taking no benefit directly under a transaction but deriving a benefit under it indirectly need not to elect। उसको इलेक्शन की, मतलब उस पे अब डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन अप्लाई नहीं होगा, उसको इलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो एक चीज कि मान लीजिए एक पर्सन है, ये पर्सन बेनिफिट है, जो सी है, ये बेनिफिट ले रहा है दो कैपेसिटी में, दो कैपेसिटी में। एक तो पर्सनल कैपेसिटी, एक है ट्रस्ट की कैपेसिटी। एज अ ट्रस्टी, एज अ ट्रस्ट की कैपेसिटी में ये बेनिफिट ले रहा है। तो ये सेक्शन बोल रहा है कि सी के पास में अधिकार है, सी के पास में अधिकार है कि वो पर्सनल कैपेसिटी में, अंदर डीप में जाने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, डीप में जाओगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचोगे। तीसरा इस सर्कमस्टांसेस ये बोल रहा है कि सी के पास में अधिकार है, वो पर्सनल कैपेसिटी में हाँ कह सकता है और जो अनदर कैपेसिटी में उसको मना कर सकता है। ठीक है, अब आपने ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी क्यों जो जिस पे आपका अधिकार नहीं है, तो यहाँ पे जो सी है, जो ओनर है, उसके पास में बहुत ज्यादा अधिकार है कि वो एक कैपेसिटी में हाँ बोल सकता है और दूसरी कैपेसिटी में मना कर सकता है। लाइक पर्सनल कैपेसिटी में वो नहीं बोल सकता है और ट्रस्ट वाली कैपेसिटी में वो हाँ बोल सकता है। देखो, अ पर्सन हु in his one capacity takes a benefit under the transaction may in another capacity, यहाँ पे वर्ड लिख लो अपने बैरक में, dissent therefrom, dissent therefrom। डन, समझ में आया। अब जल्दी से जो जो चीजें हमने याद करी वो जल्दी से देख लेते हैं कि वेयर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय अ पर्सन हु डज नॉट possess। एम आई ऑडिबल? ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, समझो। हाँ, तो हम जल्दी से क्विकली रिवाइज कर रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे कि वेयर अ पर्सन ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी हु डज नॉट हैव या हु डज नॉट possess एनी राइट टू ट्रांसफर एंड इन द सेम ट्रांजेक्शन confers द बेनिफिट टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट
In such circumstances, owner has two option, either to assent या either to confirm the transfer or either to dissent the transfer. और in the case of dissent, मतलब second circumstances, जब dissent किया जा रहा है ट्रांसफर का, उसको सारे बेनिफिट जो भी उसको मिले हैं उसको रिलिंक्विश करने पड़ेंगे। ये सारे हमने पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट नेवरदीलेस डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को दो सर्कमस्टांसेस में पैसे मिलेंगे। कौन सा सर्कमस्टांसेस? कि ट्रांसफरर जो ओनर है मतलब उसके इलेक्ट करने से पहले मर जाता है या इनकेपेबल हो जाता है। और सेकंड सर्कमस्टांसेस जहां पे सारा ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन है, जहां पर सारा ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन है, तो इस सर्कमस्टांसेस में उसको पैसे मिलेंगे जो क्या है, ट्रांसफर ही है। फिर हमने पढ़ा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो ट्रांसफरर है उसको बिलीव था या नहीं बिलीव था कि प्रॉपर्टी उसकी है या नहीं है। सेकंड हमने पढ़ा कि एक जो पर्सन है डायरेक्टली बेनिफिट नहीं ले रहा है और इनडायरेक्टली बेनिफिट ले रहा है, उसको इलेक्शन की जरूरत नहीं है। और थर्ड हमने पढ़ा कि एक पर्सन दो कैपेसिटी में बेनिफिट ले रहा है, तो एक कैपेसिटी में वो असेंट कर सकता है और दूसरी कैपेसिटी में वो क्या कर सकता है, डिसेंट कर सकता है। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आ गया हो तो। याद करने वाली चीजें अब आपको मेंस के लिए क्लास में क्या करोगे, सेक्शन 35 पूरा मेंस प्रोस्पेक्टिव से आप अपनी कॉपी में लिखोगे और आप मुझे शेयर करना सेक्शन 35। अब लेकिन और भी बहुत सारी चीजें सेक्शन 35 में। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ। एक्सप्लेनेशन नंबर, एक पर्सन है, जैसे मान लीजिए देखो, अब सर्कमस्टांस एक एक्सप्लेनेशन है। क्या एक्सप्लेनेशन है समझना। ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है बी को, ठीक है। अब वो सी को है ना ऐसे बोल रहा है कि भाई जो मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं उसके लिए तो मैं तुझे 50 लाख दूंगा और साथ में तुझे मैं कोल माइन दूंगा। मतलब एक मान लीजिए कुछ भी अदर दूंगा कि तुझे मैं 50 लाख दूंगा, अलोंग विथ मैं तुझे एक मर्सिडीज बेंज दूंगा, ठीक है, या कुछ मतलब एक एक्टिवा दूंगा। चलो मर्सिडीज बहुत महंगी हो जाएगी, एक एक्टिवा दूंगा। मैंने क्या बोला, मैंने कहा सी को कि जो मैं तुझे ट्रांसफर कर रहा हूं उसके लिए मैं तुझे 50 लाख दूंगा और साथ में इन एडिशन मैं तुझे एक्टिवा दूंगा। तो ये जो सी है ना, ये सिर्फ यदि ये मना करता है कि नहीं नहीं मैं प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, तो सी को केवल ये 50 लाख रुपए को ही छोड़ना पड़ेगा, ये एक्टिवा इसके पास की रहेगी। ठीक है, इसके संबंध में इसको इलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। पढ़ते हैं, यही लिखा हुआ है। क्या बोल रहा था एक्सप्लेनेशन, कि ए पर्सन है उसने बी पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी और सी पर्सन को उसने दो बेनिफिट कन्फर किए। क्या बेनिफिट कन्फर किए? दो बेनिफिट। पहला तो ट्रांसफर करने के लिए और साथ में एडिशन में। तो जो ट्रांसफर करने के लिए बेनिफिट दिया है उसको तो वो उसको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जो अदर बेनिफिट है उसके लिए वो क्या कर सकता है, वो बोल सकता है कि मुझे तो ये बेनिफिट चाहिए। एक बार पढ़ते हैं फिर मैं आपसे पूछती हूँ। देखो, exception to last preceding four rules, कि where a particular benefit is expressed to be conferred on the owner of the property which the transfer profess to transfer, and such benefit is expressed to be in lieu of that property। ठीक है, मैंने बोला कि तुझे मैं ये जो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है उसके लिए तो तुझे 50 लाख दूंगा और अदर अलग से मैं तुझे एक्टिवा दूंगा। तो इफ सच ओनर क्लेम्स द प्रॉपर्टी, यदि वो बोलता है कि नहीं मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे 50 लाख नहीं चाहिए, ही मस्ट रिलिंक्विश द पर्टिकुलर बेनिफिट he must relinquish the particular benefit, but he is not bound to relinquish any other benefit conferred upon him by the same transaction। एक बार हैंड रेज करो, समझ में आया तो। समझ में आ गया कि एक प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए उसको एक बेनिफिट मिला है, तो यदि वो प्रॉपर्टी को रिटेन करता है तो उसको पर्टिकुलर वही बेनिफिट को छोड़ना पड़ेगा। जो अदर बेनिफिट उसको मिल रहे हैं उसको तो वो कंटिन्यू कर सकता है। अब आ जाओ नेक्स्ट,
कब एक्सेप्टेंस माना जाएगा? हाँ, अभी भी ब्रेक हो रही है। मैम समझ में नहीं आया, एक बार वापस बता दो। समझो, मैंने कहा ए बी सी, ए को मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर बी को मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूँ और सी को मैं बोल रही हूँ कि ये जो मैं तुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूँ उसके लिए तुझे 50 लाख रुपए दूंगी बेनिफिट के तौर पे। ठीक है, यहां तक समझ में आया प्रियंका? सेकंड नंबर, साथ में मैंने तुझको ये नहीं बोला कि उस प्रॉपर्टी के लिए मैं तुझे एक्टिवा दूंगी, लेकिन 50 लाख के साथ में तुझे अदर बेनिफिट जो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है, मैं तुझे क्या दूंगी, एक पर्टिकुलर एक्टिवा भी दे दूंगी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल? प्रियंका समझ में आया? अब क्या हो यस रहा मैम। अब क्या हो रहा है, ये सी बोल रहा है कि नहीं, तू मेरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर मत करे बी को। ठीक है, तो मतलब ये 50 लाख तो रिलिंक्विश हो गए। यहाँ तक समझ में आया? यस। यस मैम। लेकिन इसको ये जो एक्टिवा है, इसके ऊपर ऑप्शन नहीं क्रिएट करना पड़ेगा इसको इलेक्शन का। यदि ये चाहता है ना कि ये इसको कंटिन्यू करे तो ये रख सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो सिर्फ ये 50 लाख रुपए थे, ये तो क्या थे, अदर बेनिफिट्स थे। समझ में आया? देखो यही लिखा हुआ है, लास्ट लाइन एक बार देख लेते हैं कि he must relinquish the particular benefit but he is not bound to relinquish any other benefit conferred upon him by the same transaction। तो ये हो गया फर्स्ट। अब आते हैं एक्सेप्टेंस कि कब कब एक्सेप्टेंस माना जाएगा, कब कब एक्सेप्टेंस कंसीडर किया जाएगा। मान लीजिए कि है ना, पारुल जैन है, पारुल है, क्या कर रही है, इसने ये जो है ना 50 लाख का बेनिफिट है, या मान लीजिए कोई भी इसने तो ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, मान लीजिए युग नाम की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, और पारुल ने कहा कि मैं सी को युग नाम की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूँ जो ओनर है बी का, जिसका ओनर कौन है, बी। और बी को मैं क्या कर रही हूँ, बी को मैं एक है ना मर्सिडीज दे रही हूँ। ठीक है, बी को मैं एक मर्सिडीज दे रही हूँ, तो बी क्या बोल रहा है, इलेक्ट नहीं कर रहा, बी इलेक्ट नहीं कर रहा कि भाई ये घर ट्रांसफर कर या नहीं, लेकिन ये मर्सिडीज को आराम से चला रहा है, आराम से चला रहा है, यूज कर रहा है उस मर्सिडीज का, आराम से उसको बहुत दूर दूर तक लेकर जा रहा है। तो क्या आप इसमें कंसीडर करोगे, गौरांश इसको कंसीडर करोगे क्या इलेक्शन, कि भाई इसने असेंट दे दी है? तो यहाँ पे इसने डीम्ड, इसको क्या मानते हैं, डीम्ड असेंट मानते हैं कि चाहे तू इलेक्शन कर या नहीं कर, हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तू बेनिफिट है उसका तो यूज ले रहा है ना, जो बेनिफिट है उसका यूज ले रहा है, तो इसको कंसीडर कर लिया जाता है एज एन एक्सेप्टेंस। पढ़ते हैं, acceptance of the benefit by the person on whom it is conferred constitutes an election। कि acceptance of the benefit by a person on whom it is conferred constitutes an election by him to confirm the transfer if he is aware of his duty to elect। कि उसको पता है कि मुझे elect करना है, and of those circumstances which would influence the judgment of reasonable men in making an election और if he waives inquiry into circumstances। कि अब देखो क्यों लिखा हुआ है ये यही लिखा हुआ है, मतलब ये सेकंड जो हमने पढ़ा वो सेकंड वाला है, जो हमने पढ़ा ना कि सच नॉलेज और बेवर शैल इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी बी प्रिज्यूम इफ द पर्सन ऑन whom the benefit has been conferred as he enjoyed it for 2 years without doing any act to express dissent। कि वो 2 साल तक मर्सिडीज चला रहा है, यूज कर रहा है उसका, तो इसको कंसीडर कर लिया जाएगा कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी है। और फर्स्ट वाला एक्सेप्शन मैं तुम्हें आपको बताती हूँ, फर्स्ट वाले एक्सेप्शन में ये लिखा हुआ है कि जहां पर उसको पता है, जहां पर उसको पता है कि उसको इलेक्ट करना है, उसको इलेक्ट करना है, जहां पर उसको पता है कि उसको इलेक्ट करना है, और वो क्या कर रहा है, और मतलब इस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, he is aware of his duty to elect or though of those circumstances which would influence द जजमेंट ऑफ रीजनेबल मेन इन मेकिंग इलेक्शन। कि उसको मतलब इस तरीके से वहां पे चीजें हो रही हैं कि एक नॉर्मल रीजनेबल मैन को पता होता कि भाई मुझे यहाँ पे जजमेंट करने की जरूरत है, मुझे यहाँ पे इलेक्शन करने की जरूरत है, चाहे वो तब भी इलेक्शन नहीं कर रहा हो। समझ में आया पहला एक्सेप्शन? पहला एक्सेप्शन
कि यहाँ पे इस सर्कमस्टांसेस है जहां उसको अवेयर, ही इज अवेयर ऑफ इलेक्शन, कि उसको पता है कि मुझे यहाँ पे इलेक्शन करना है, चाहे तब भी वो इलेक्शन नहीं कर रहा है। और सेकंड कि एक नॉर्मल इंसान होता और उसको पता होता कि भाई मुझे इलेक्शन करना ही करना है। पहले में वो अवेयर है, एक्चुअलिटी है। और सेकंड सर्कमस्टांसेस कि उसको, मतलब यदि नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन होता तो उसको अवेयरनेस होती कि भाई यहाँ पे अब मुझे इलेक्शन करने की जरूरत पड़ गई है, और तब भी वो इलेक्शन नहीं कर रहा है, तो ये कंसीडर कर लिया जाएगा कि उसने चीजों को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। देखो यही लिखा है कि acceptance of the benefit by the person on whom it is conferred constitutes an election by him to confirm the transfer if he is aware of duty to elect and of यहाँ actual और यहाँ पे deemed and of those circumstances which would influence the judgment of a reasonable man in making an election or if he waives inquiry into circumstances। ठीक है, ये आपको 2 लाइन इसकी याद रखनी है। अब आ जाओ फिर थर्ड नंबर एक बार देखते हैं, रुको। अब देखो वापस एक सर्कमस्टांसेस बताती हूँ। थर्ड नंबर में कब एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? थर्ड नंबर में कब एक्सेप्टेंस मानी जाएगी कि देखो ए ने सी को एक बेनिफिट कन्फर किया। मान लीजिए ए ने सी को मर्सिडीज दे दी है, मर्सिडीज दे दी है, और सी ने मर्सिडीज का इस तरीके से यूज कर लिया कि अब उसको रिस्टोर नहीं किया जा सकता। मतलब सी उस मर्सिडीज को इस तरीके से, इतनी हालत उसकी गंभीर कर दिया, इतने उसने एक्सीडेंट करवा दिए हैं, ठीक है, इतना उसने उस मर्सिडीज को यूज कर लिया है, इतना चला लिया है कि अब वो इलेक्शन करेगा भी ना कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ये प्रॉपर्टी वापस चाहिए, मुझे ये प्रॉपर्टी वापस चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मर्सिडीज। तो क्या तुम मर्सिडीज को पुरानी हालत में रिस्टोर कर सकते हो क्या श्रेया मैम? क्या कर सकते हो क्या इसको पुरानी हालत में रिस्टोर? आपने इस, ये जो ओनर है, इसने प्रॉपर्टी का इस तरीके से यूज कर लिया है कि अब इस प्रॉपर्टी को रिस्टोर करने की सिचुएशन में लाया ही नहीं जा सकता। अब उसने तो चला ली, उसने इतने एक्सीडेंट करवा लिए इससे, तो क्या कर सकता है क्या श्रेया मैम? नो मैम। नहीं कर सकता। तो इसको भी एक्सेप्टेंस कंसीडर करा जाएगा। पढ़ते हैं, देखो यही लिखा हुआ है। Such knowledge of waiver may be inferred from any act of his which renders it impossible to place the person interested in the property professed to be transferred in the same condition as if such act has not been done। इतना दिमाग नहीं लगाना, लेकिन थर्ड 3 चीजों में मैं जब नोट्स बना के दूंगी तो मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख दूंगी, लेकिन आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं एक बार। देखो, A transfer to B an estate to which C is entitled as a part of the same transaction gives C a coal mine। ठीक है, C takes possession of the mine and exhausts it। He has thereby confirmed the transfer of the estate of B। कि A ने क्या करा, बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है सी की, ठीक है, और सी को क्या दे दिया, कोल माइन दे दिया, कोल माइन दे दिया। अब सी चाहे इलेक्ट करे या ना करे, सी ने पूरा कोल माइन एग्जॉस्ट कर लिया है। क्या कर लिया है, एग्जॉस्ट कर लिया है। तो क्या यहाँ पे अब उसको कंसेंट या डिसेंट, मतलब अफर्मेशन या डिसेंट देने की जरूरत है क्या शिवानी मैम? पूरा कोल माइन यूज कर चुका है सी, पूरा कोल माइन यूज कर चुका है, तो क्या अब उसको एक्सेप्टेंस कंसीडर करी जाएगी या नहीं करी जाएगी? शिवानी मैम बताएं। वापस बोलू क्वेश्चन? नो मैम। हाँ बताओ तो इसका आंसर। मैम मुझे इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा ये। कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक बार दोहरा दूंगी। वापस मैं बोल देती हूँ। कोई और है जिसने 100, मतलब कोई और है जो बता सकता है? बताओ गुरांश। मैम एक्सेप्टेंस मानी जाएगी इसमें, क्योंकि उसने पूरा कृष्ण को कोल माइन यूज कर लिया है, ठीक है, एग्जॉस्ट कर दिया उसको। ठीक है, पूरा सबको समझ में आया? प्रियंका, प्रियंका, श्रेया मैम। अब देखो, अब क्विकली, मतलब अब तो रुको एक सेकंड, मैं एक बार क्विकली रिवाइज करती हूँ। शिवानी मैम माइक ऑन करना। देखो,
एक पर्सन है जिसके पास में कोई अधिकार नहीं है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है किसी पर्सन को। किसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है? सी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, और सी को बोल रहा है 50 लाख रुपए मैं तुझे दूंगा। तो सी के पास में दो चीजें हैं, या तो वो 50 लाख रुपए ले ले, ठीक है, या वो इस चीज से डिसेंट कर दे। तो ये होता है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। यहां तक समझ में आया? यस मैम। यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। फिर सेकंड नंबर पे बोला कि अब मान लीजिए कि सी ने मना कर दिया, सी ने मना कर दिया कि मुझे 50 लाख रुपए नहीं चाहिए, तो कौन हुआ डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी? कौन हुआ? बी। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। तो इसको दो चीजें मिलेगी, मतलब इसको दो सरकमस्टांसेस में पैसे मिलेंगे। मान लीजिए ये प्रॉपर्टी 10 लाख की होती, 50 लाख तो ए ने सी को ट्रांसफर करने के लिए बोला है, लेकिन ये प्रॉपर्टी यदि 10 लाख की होती तो बी को कब 10 लाख रुपए मिलेंगे? ऐसी दो सरकमस्टांसेस है। पहली सरकमस्टांसेस कि ए इलेक्शन से पहले, मतलब सी के इलेक्शन से पहले मर गया, पहले मर गया। डन? यहां तक कोई परेशानी? नो उसको मैम। 10 लाख मिलेंगे। समझ में आया? यस मैम। वापस बोलूं कि ए, ये जो ए है वो सी के इलेक्शन से पहले ही मर गया, तो ये डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर। अभी सी बोल रहा है ना कि मुझे नहीं, बाद में, मतलब सी बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मरने मतलब ए तो मर गया, अब सी बाद में बोल रहा नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे 50 लाख नहीं चाहिए। तो बी को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 10 लाख रुपए, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी? 10 लाख। और जहां पर प्रॉपर्टी मैम कैसी है, हाँ, मैम वो ए तो मर जाएगा, फिर उसको वो कॉम्पनसेट कौन करेगा? सी करेगा? एलआर कर देगा, कोई भी कर देगा, एलआर करेगा ना। वहां पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी लिखा है, आप बेयर एक्ट में देखना, एलआर करेगा, ए का एलआर। फिर या प्रॉपर्टी कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर हुई है, मतलब ए ने पी को प्रॉपर्टी कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर करी थी, तो जितना भी कंसिडरेशन बी ने दिया है उसको पूरा का पूरा वापस देना पड़ेगा। समझ में आया शिवानी मैम यहाँ तक? एक बार माइक ऑन करो। समझ में आया नहीं आया? ये लास्ट पॉइंट समझ में आया? यस मैम, आ गया डन। अब समझ। देखो एक्सेप्टेंस। तो यहां तक हमने पढ़ा, और एक्सेप्टेंस में हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं कि एक पर्सन प्रॉपर्टी को इस तरीके से, मतलब एक पर्सन को पता है कि मुझे इलेक्ट करना है, एक पर्सन को मुझे पता है कि मुझे इलेक्ट करना है, और वो इलेक्ट कर ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा है, तो भी क्या मान लिया जाएगा? एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। शिवानी मैम डन? डन। सेकेंड नंबर कि एक पर्सन है, एक पर्सन क्या कर लेता है? पूरी तरीके से बेनिफिट उठा लेता है, पूरी तरीके से बेनिफिट उठा लेता है। एक मिनट, सेकंड सांस देखते हैं। हाँ, पूरे तरीके से 2 साल तक, 2 साल तक बेनिफिट उठा लेता है उस प्रॉपर्टी का, तो इसको क्या कंसिडर कर लिया जाएगा? एक्सेप्टेंस कंसिडर कर ली जाएगी। डन? डन। और थर्ड नंबर, वो प्रॉपर्टी को, जो ओनर है प्रॉपर्टी को इस तरीके से एग्जॉस्ट कर लेता है कि प्रॉपर्टी, जैसे कोल माइन का एग्जांपल था, अभी मैं बोलती हूँ, जैसे ए ने कहा कि भाई बी को मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ, और सी को बोला कि मैं तुझे कोल माइन ट्रांसफर करूंगा, और कोल माइन को सी तो ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुका है, तो वो प्रॉपर्टी को इस तरीके से एग्जॉस्ट कर चुका है, तो उस ताकि, मतलब इस तरीके से कि वो अब ट्रांसफरर के पास में रीस्टोर होकर जा ही नहीं सकती। तो कोयला तो सारा जला चुका, अब क्या एक के पास में प्रॉपर्टी जाएगी क्या? मतलब एक के पास में कोल माइन जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो इसको मान लिया जाता है एक्सेप्टेंस। ठीक है? आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इस क्वेश्चन का, मतलब इस क्वेश्चन को आंसर लिखना, मैं नोट्स भी दूंगी, और इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने हाथ से लिखना, क्योंकि मेंस में आता है ये क्वेश्चन। कैसे आता है? मेंस में ये क्वेश्चन आता है। अब आ जाइए रूल नंबर 36, और सॉरी भूल गया, सेक्शन नंबर 36 और सेक्शन नंबर 37। ज्यादा कभी भी नहीं आता मीन्स में, लेकिन आप देखो अपोर्शन, ये 36 बात करता है अपोर्शनमेंट फ्रॉम टाइम, अपोर्शनमेंट बाय टाइम, ऐसा कुछ है, बाय। और ये बात करता है अपोर्शनमेंट बाय एसी। क्या करता है? ये एग्जाम्पल हम पहले भी समझ चुके हैं। अपोर्शन कैसा कि पारुल की प्रॉपर्टी रही 6 महीने, उसके बाद प्रॉपर्टी पारुल ने ट्रांसफर कर दी, मान लीजिए प्रियव्रत, मतलब श्रेया मैम को, प्रियव्रत से बोल रहा है, श्रेया मैम को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। जो 6 महीने के पहले के जो बेनिफिट्स हैं, 6 महीने के
पहले के जो बेनिफिट्स हैं, वेदर इट इज एन्यूटीज, वेदर इट इज रेंट, वेदर इट इज डिविडेंड, कुछ भी बेनिफिट है वो किसको मिलेंगे? पारुल को मिलेंगे। और 6 महीने के बाद के जो भी बेनिफिट हैं वो किसको मिलेंगे? श्रेया मैम को मिलेंगे। तो ये होता है सेक्शन 36 कि यदि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है तो अपोर्शनमेंट ऑफ टाइम, अपोर्शनमेंट बाय टाइम, कि जो प्रॉपर्टी जब तक पारुल की थी तो पारुल ने कमाए हैं जो 6 महीने के पैसे वो पारुल के हिस्से के हैं, और प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद में जो श्रेया मैम ने अक्रू किए हैं वो श्रेया मैम के हिस्से के हैं। डन? एक बार हैंड रेज करो, समझ में आया हो तो आ जाओ नेक्स्ट, यही पढ़ते हैं। यही कुछ लिखा हो, ना ही एग्जाम में आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दो तरीके से अपॉर्शनमेंट होता है। देखो, ये अपॉइंटमेंट नहीं है, ये अपॉर्शनमेंट है। यहाँ पे जिसने भी बेरेक निकाला है उसने अपॉइंटमेंट लिख दिया कि in the absence of any contract or local uses of the contrary, all rents, annuities, pensions, dividends, other periodical payment in the nature of income upon the transfer of the interest of the person entitled to receive such payment be deemed as between the transfer and transferee accrue due from the day to day। ठीक है, समझ रहे हो कैसे बटेंगे? मान लीजिए 365 दिन में बटने थे, ठीक है, 365 दिन में बटने थे डे टू डे, तो मान लीजिए प्रॉपर्टी 180 दिन, 180 दिन किसके पास रही? ए के पास रही। तो 100 जो भी बच रहे हैं, कितने बचेंगे? 185, जो भी बैलेंस बचेगा वो किसके हिस्से के रहेंगे? बी के हिस्से के रहेंगे। ठीक है, यही कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, डन। इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अपोर्शनमेंट बाय टाइम है। क्या है? अपोर्शनमेंट बाय टाइम। ठीक है, अब आओ एक चीज बताते हैं, इंटरेस्टिंग चीज। ठीक है, अपोर्शनमेंट बाय सेवरेंस एग्जाम में नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक एस्टेट है, ये एस्टेट है पारुल। ठीक है, यहाँ पे एक हाउस हेल्प परमानेंट काम करती, ठीक है, परमानेंट काम करती है। तो अब एस्टेट तो ट्रांसफर हो गई, एस्टेट अकेली पारुल की थी, अब पारुल ने 4 लोगों को ट्रांसफर कर दिए। भाई एस्टेट तो ट्रांसफर हो गई, ये हाउस हेल्प को कैसे ट्रांसफर करोगे आप? ये जो लेडी है या जो भी मैन है, सर्वेंट है, आप इसको किस तरीके से ट्रांसफर करोगे? तो इसी के बारे में बताता है सेक्शन नंबर 37। कैसे बताता है देखते हैं। अपोर्शनमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन सीवियरेंस। अब देखना धीरे धीरे एक पढ़ेंगे कि when the consequences of a transfer, property is divided and held in several shares, and thereupon the benefit of any obligation relating to property as whole are passed from one to several owner of the property, the corresponding duty shall in the absence of the contract to the contrary amongst the owner। अब देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रॉपर्टी होती, मैंने क्या कहा, एक ओनर से प्रॉपर्टी गई है सेवरल ओनर के पास। ये प्रॉपर्टी होती पारुल, इस पे कितने रुपए बेनिफिट कमा रही है? 10 लाख रुपए बेनिफिट कमा रही है। तो ये बांटा जा सकता है कि 4 लोगों में? कौन है, कोई भी बताएं? शिवानी मैम, क्या ये 4 लोगों में 10 लाख रुपए बांटे जा सकते हैं? पहले प्रॉपर्टी ए के पास थी, अब इसने 4 लोगों के पास बांट दी, तो क्या 10 लाख रुपए बांट सकते हो? क्या सीवियरेंस है ना, एक ऐसी चीज है हमने ट्रांसफर करी है जिसे बांटा जा सकता है, जिसे बांटा जा सकता है। तो शिवानी मैम, क्या 10 लाख रुपए को बांट सकते हैं? बांट सकते हैं ना। हो सकता है कि भाई 50-50% करके इसमें बांट, मतलब 25-25% करके बांट देंगे। तो फर्स्ट लाइन यही लिखी है कि यदि एक एस्टेट डिवाइड होती है, एक एस्टेट डिवाइड होती है और सेवरल शेयर में रखी जाती है, तो बेनिफिट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी होल पासिस फ्रॉम वन टू सेवरल ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, the corresponding duty in the absence of the contract to the contrary amongst